अपना चैप्टर है बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये पार्ट वाइज चलेगा, पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हाइड्रोकार्बन तक जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब हम इंट्रोडक्शन समझें कि भाई कहां से शुरू हुआ था, इसका बेसिक जो हमारे पास जो ओरिजिन था वो कहां से स्टार्ट हुआ था? 10th क्लास के अंदर जब हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को पढ़ना शुरू किया था। 10th क्लास में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था कि कार्बन की कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है, चाहे वो टेट्रावेलेंसी थी, चाहे वो कैटिनेशन थी, और उसके थ्रू होते हुए हमने कहा था जहां पर कार्बन के कंपाउंड्स हैं, स्पेसिफिकली जब हम हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे थे, तो वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हुआ था, और वहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने ओरिजिन समझना शुरू किया था। मोटी मोटी बात ये थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो सबसे बड़ा की एलिमेंट है वो कौन है? कार्बन, है ना। कार्बन से ही सारा कुछ शुरू होके हमारे पास पूरा सारा कुछ खुल गया था, आगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खुल गई थी। तो सबसे पहले कार्बन के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 सबको पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है 2 और 4, या फिर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपना ऑर्बिटल कंसेप्ट के बेसिस पे लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p2, सबको क्लियर है। वैलेंसी कितनी होती है इसकी? 4, इसलिए इसको हम कहते हैं टेट्रावेलेंट, है ना। उसके बाद हमारे पास क्या था, ये बॉन्ड कैसा बनाएगा? कोवेलेंट नेचर का, शेयरिंग करेगा। और क्या थी इसकी स्पेशलाइजेशन? एक तो टेट्रावेलेंसी थी, उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट थी, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी? कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होती है बच्चा? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कि एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ लिंक कर सकता है, और एक तरीके से नहीं, विभिन्न विभिन्न प्रकार से वो बॉन्ड बनाएगा। किस किस तरीके से कर सकता है? वो डबल बॉन्ड बना सकता है, वो ट्रिपल बना सकता है, वो सिंगल बना सकता है, वो साइक्लिक बना सकता है, वो ब्रांचिंग कर सकता है, वो लॉन्ग चेन बना सकता है। अलग अलग तरीके से वो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, और वो इतने सारे वर्सेटाइल बॉन्ड्स के कारण, इतने तरीके से जो रिएक्ट करने की उसकी कैपेबिलिटी है दूसरे कार्बन के साथ, उसकी वजह से n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करवाता है। और उसी वजह से दुनिया की ऑलमोस्ट हर चीज के अंदर, अगर वो इम्प्योर है, लिविंग थिंग है, उसके अंदर कार्बन है ही है। कार्बन डेटिंग एक यही प्रोसेस होता है, जैसे साइंटिस्ट लोग खोदते हैं, खोदते खोदते उन्हें कुछ एक चीज मिलती है, वो कहते हैं ये 10,000 साल पुरानी चीज है। कैसे पता चल रहा है? उसकी एज निकालने का तरीका क्या होता है? कार्बन डेटिंग। क्योंकि ये है कि हर लिविंग थिंग के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन तो था ही, ओवर द टाइम वो डिसइंटीग्रेट होता जाएगा, लेकिन कभी खत्म नहीं होगा। तो हम उसके अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंस के हिसाब से हम उसका टाइम पीरियड निकालते होते हैं, जो तरीका होता है उसको कार्बन डेटिंग कहते हैं। तो हम ये तो मान के चल ही रहे हैं कि हर लिविंग थिंग के अंदर कार्बन तो है ही। क्लियर है ये? अब जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो इसको पहले हम क्लासिफाई करना शुरू करते हैं। देखो, तो अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो उनको कैसे डिफाइन करें? दीज आर दी हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिफाइंड एज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है बच्चे? उसके अंदर कुछ और लग जाएगा, ऑक्सीजन लग गया, नाइट्रोजन लग गया, सल्फर लग गया, कुछ भी, लेकिन मेन जो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा रहने वाला? हमारा कार्बन रहने वाला। उसी के आसपास कोवलेंटली बॉन्डेड बाकी कोई और चीजें लगती जाएंगी। अब जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो क्लासिफिकेशन शुरू होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उसमें आते हैं ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन का मतलब क्या होता है? सबको समझ में आता है, खुली चेन है सीधी सी, कोई साइक्लिक नहीं हो रहा, कुछ बंद नहीं हो रहा। अब ओपन चेन वालों को हम क्या कहते हैं बच्चे? एलिफैटिक। ये लिखते चलेंगे, एलिफैटिक मतलब ओपन चेन, और क्लोज चेन को हम क्या कहेंगे? साइक्लिक। एलिफैटिक का मतलब ओपन चेन, क्लोज चेन का मतलब साइक्लिक होगा हमारे पास। अब जो एलिफैटिक कंपाउंड्स हैं, जो ओपन चेन वाले हैं, वो कितने तरह के हो सकते हैं? अगर हमारे पास एलिफैटिक कंपाउंड्स हैं जो कि ओपन चेन वाले हैं, वो कितने तरह के होंगे? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, उनके बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। उनको हम क्या कहते थे? सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली हमारे पास क्या होते थे बच्चा? जब हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो हम कहते हैं एल्केन्स। ये कौन होते हैं? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। और इसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ये सबको पता है। कार्बन की जितनी मर्जी लंबी चेन होगी, लेकिन उनके बीच में क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड होगा। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ठीक है,
जो एल्कीन्स है उसका फॉर्मूला होता है CnH2n, एल्काइंस का फॉर्मूला होता है CnH2n, है ना, -2, ऐसा कुछ रहता है। एल्कीन्स के अंदर क्या रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा किसी भी कार्बन की लॉन्ग चेन में, और एल्काइंस के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा किसी भी कार्बन की लॉन्ग चेन में। क्लियर है ऐसा? ठीक बात है। तो ये डबल बॉन्ड किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड किसी पोजीशन पे हो सकता है, वो अपने को ऑलरेडी आइडिया। लेकिन हमने सीधी सी बात क्या करी है, सिंस ये ओपन चेन है तो यहां पर हमने क्या कहा कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस की कैटेगरी में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। जो क्लोज चेन है, क्लोज चेन को हम क्या कहते हैं बच्चा, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये क्या होता है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब होमोसाइक्लिक का मतलब होता है, होमो का मतलब होता है सेम, एक ही तरह के एटम्स हैं जो पूरे रिंग के अंदर आ रहे हैं। हेट्रो का मतलब होता है कुछ अलग चीज बीच में इंट्रोड्यूस हो जाएगी। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक क्या है वो आगे टाइम टू टाइम मैं बताता चलूंगा, फिलहाल सिर्फ ये पता होना चाहिए होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आएंगे और एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे। और हेट्रोसाइक्लिक के अंदर, हेट्रोसाइक्लिक अपने आप में एक तरह का कंपाउंड बन गए हैं जिनके अंदर कार्बन रिंग के बीच में कोई दूसरा कंपाउंड आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाए, सल्फर आ जाए, कुछ भी इस तरीके से आएगा। अब हम इन्हीं सबको डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। अब इस डिस्कशन से पहले हम सिंपल कार्बन एटम्स को क्लासिफाई करते हैं। पहली बात तो हम किस बेसिस पे कर रहे हैं बच्चा, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन अटैच्ड, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन अटैच्ड। अब देखो, पहला है प्राइमरी कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन एटम क्या होता है, इसकी केस में होगा व्हेन द कार्बन एटम इज अटैच्ड with one other carbon atom only, it is called primary or 1 degree carbon atom। अब ये 1 degree carbon atom क्या हुआ, देखो जरा, अगर मेरे पास यहां पर कार्बन है और ये कार्बन फर्दर सिर्फ एक ही कार्बन के साथ बॉन्डेड है, बाकी सारे क्या है, हाइड्रोजन। सबको ये वाला पार्ट पता है कि कार्बन के 4 बॉन्ड है, अगर एक जगह पे मैंने CH3 लगा दिया तो बाकी पे अगर मैं कुछ नहीं भी लिखता दैट मींस वहां हाइड्रोजन है ना। तो ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से बॉन्डेड है, ये कार्बन भी सिर्फ एक ही कार्बन से बॉन्डेड है। इसकी डिग्री कितनी हुई, 1 डिग्री। कितनी हुई इसकी डिग्री, 1 डिग्री। तो डिग्री बेसिकली हमें क्या बता रही है, डिग्री हमें बता रही है कि एक कार्बन कितने कार्बन के साथ फर्दर बॉन्डेड है। इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बन एटम। फिर आता है सेकेंडरी कार्बन एटम। सेकेंडरी के अंदर क्या होगा, एक कार्बन एटम अगर एक CH3 से जुड़ा हुआ है, यहां हाइड्रोजन और एक और CH3 से जुड़ गया, तो इस केस में ये कार्बन फर्दर 2 कार्बन एटम से बॉन्डेड है कि नहीं, तो इसको हम क्या कहेंगे, 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन एटम। क्लियर बात है ये, इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कार्बन एटम। और ऐसे ही अगर यही कोई बीच का एक कार्बन हो जो कि फर्दर 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, ये क्या है, ये फर्दर 3 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड है, तो इसको हम क्या कहेंगे, 3 डिग्री, और हम क्या कहेंगे, टर्शरी कार्बन एटम। क्लियर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्लियर है ये, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। और उसके बाद आता है क्वाटरनरी कार्बन एटम। क्वाटरनरी का मतलब जब कार्बन एटम चारों के चारों बॉन्ड किसी और कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होके ही फुलफिल करता है, ऐसा। तो इस केस में ये जो हो गया, ये 4 डिग्री बन जाएगा अपने पास, और इसको क्वाटरनरी कार्बन एटम हम कह सकते हैं। सॉर्टेड है बच्चा, ये क्लियर है, किसी को इसमें दिक्कत तो नहीं है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी समझ में आ गया। अगर एक के साथ बॉन्डेड है तो 1 डिग्री, 2 के साथ है तो 2 डिग्री, 3 के साथ है 3 डिग्री, 4 के साथ है 4 डिग्री। क्लियर है ये, ठीक है ना। तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सबको क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बात पता होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास आता है बच्चा अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और डिग्रीज के अकॉर्डिंगली। देखो अल्फा कार्बन एटम क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है, विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, हम नॉमेनक्लेचर के अंदर ज्यादा डेप्थ में जाके फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अगर अभी के बारे में अभी छोटे में बात करें तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इट इज द एटम, इट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which if attached to the main chain it directs the property of that carbon chain। कुछ certain तरह की स्पेशल प्रॉपर्टीज असाइन कर देगा। अगर एक अकेला वो एटम भी लग जाए, जैसे मान लो पूरी कार्बन की चेन के साथ कोई हेलोजन लग जाता है, तो वो पूरा जो
नॉर्मल एल्केन था वो क्या बन गया, हेलो एल्केन बन गया या हेलो एल्कीन्स बन गया। अगर OH लग जाता है तो पूरी कार्बन चेन ठीक चल रही थी, नॉर्मल अपना एल्केन एल्कीन थी, लेकिन जैसे ही OH लग गया तो एल्कोहलिक ग्रुप लगने की वजह से वो पूरा एल्कोहल बन जाता है। तो उसको एक स्पेसिफिक तरह की प्रॉपर्टीज प्रदान करने वाली ग्रुप को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। दैट कैन बी इन सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। क्लियर है ये, उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच्ड जो कार्बन होगा उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन क्या है, जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप वाले किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड होता है, उसको हम अल्फा कार्बन कह देंगे। जैसे यहां पे देखना भी अपने पास, मान लेते हैं एग्जांपल बना लेते हैं, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, ऐसा यहां पर OH लगा हुआ है, लेट अस अज्यूम OH अटैच्ड है। तो जो OH के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है इस कार्बन को हम क्या कहेंगे बच्चा, अल्फा कार्बन। क्लियर है, जो फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है। और जो अल्फा कार्बन के साथ बॉन्डेड है उसको हम क्या कहेंगे, बीटा कार्बन। और जो बीटा के साथ बॉन्डेड है उसको हम क्या कहेंगे, गामा कार्बन। अल्फा बीटा गामा, समझ में आई ये बात। अल्फा कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन उस कार्बन का नाम है जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप के साथ बॉन्डेड है। और जो अल्फा के साथ वाला नेबरिंग कार्बन होगा वो क्या होगा, बीटा कार्बन। और बीटा के साथ वाला क्या होगा, गामा कार्बन। यहां पे जरूरी नहीं है कि अल्फा के साथ सिर्फ एक ही बीटा लगाओ, हमारे को पता है इस कार्बन के 4 बॉन्ड बन सकते हैं, तो एक बॉन्ड यहां बना सकता है। अगर मान लो ऊपर की तरफ हाइड्रोजन है तो ये भी हमारा बीटा कार्बन कहलाएगा। ठीक है, अब ये बीटा है, ये हमारे पास क्या था, ये अल्फा कार्बन था, इसके साथ ये भी बीटा कार्बन और ये भी बीटा कार्बन ही है। अब इस बीटा के साथ लगा हुआ जो कार्बन होगा वो गामा रहेगा, और इस बीटा के साथ जो लगा हुआ ये भी गामा रहेगा। ये क्लियर है। मेन कहानी हमारे पास सबसे जो रेलेवेंट चीज है वो अब जब हम कर रहे थे वो किसके रिगार्डिंग था, अल्फा कार्बन के रिगार्डिंग। तो वो भी बीटा कार्बन होता है, वो भी बीटा होता है। बीटा कार्बन बेसिकली वो कार्बन है विच इज अटैच्ड टू अल्फा कार्बन। क्लियर है, नेक्स्ट टू अल्फा कार्बन इज बीटा कार्बन। डन है बच्चा, ये क्लियर है, अल्फा कार्बन का लॉजिक समझ में आ गया। बीटा कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अल्फा कार्बन। ठीक है, फिर हमारे पास आता है, देखो बच्चा, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में हमारे पास है 1 डिग्री हाइड्रोजन प्राइमरी विच इज अटैच्ड टू अल्फा। ये हमारे पास ये 10 नहीं है बच्चे, इसको मिटा के लिख लेना, ये हमारे पास है 1 डिग्री, 1 डिग्री कार्बन। जो 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम है सेकेंडरी अटैच टू 2 डिग्री कार्बन एटम। 3 डिग्री हाइड्रोजन अटैच टू 3 डिग्री कार्बन एटम। बात समझ में आ रही है, सीधा सीधा भाई। 1 डिग्री वाले कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है उसे 1 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे, 2 डिग्री कार्बन एटम के साथ जो अटैच है उसको 2 डिग्री कहेंगे, 3 डिग्री वाले को 3 डिग्री कहेंगे। क्वाटरनरी के साथ कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी होगा नहीं, क्योंकि क्वाटरनरी कब बन रहा था, जब कार्बन के चारों बॉन्ड ही कार्बन के साथ थे। तो कार्बन का 5वां बॉन्ड तो बनेगा नहीं जहां हाइड्रोजन होगा, इसलिए क्वाटरनरी या 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी नहीं होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री रहेंगे। सॉर्टेड है ये। फिर आता है अल्फा हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कौन होगा, वो हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ना, कोई बात नहीं, समझा रहा हूं, वो तो क्लियर है ना। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन इज दैट हाइड्रोजन एटम विच इज अटैच्ड टू अल्फा कार्बन। क्लियर है, जैसे हमारे पास अगर यहां पर इस कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है तो ये अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन कौन है, वो हाइड्रोजन एटम जो कि अल्फा कार्बन के साथ बॉन्डेड है। सिमिलरली बीटा हाइड्रोजन कौन सा होगा, बीटा हाइड्रोजन होगा वो वाला कार्बन, वो वाला हाइड्रोजन जो बीटा कार्बन के साथ बॉन्डेड है। ठीक है ना, अल्फा हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन के साथ बॉन्डेड, बीटा हाइड्रोजन जो बीटा कार्बन के साथ बॉन्डेड। सिंपल सी बात है बच्चा ये वाली। ठीक है, डन। अब आता है ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमारे पास जब ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ते हैं तो ओपन चेन का लॉजिक तो सीधा सीधा समझ में आता है, सीधी चेन है, रिंग नहीं बनाएगा, कोई क्लोज लूप नहीं बनाएगा। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच द टर्मिनल कार्बन एटम आर नॉट जॉइंड टुगेदर आर कॉल्ड ओपन चेन कंपाउंड्स। है ना, टर्मिनल समझ रहे हो ना, एंड पॉइंट वाले, एंड वाले कार्बन आपस में जुड़ेंगे नहीं तो रिंग नहीं बनेगी, रिंग नहीं बनेगी तो ओपन चेन रहेगा। ब्रांच बने, स्ट्रेट लाइन रहे, जैसे मर्जी रहे, पर वो टर्मिनल कार्बन आपस में बॉन्डेड नहीं होने चाहिए। सॉर्टेड। प्रोपेन, इथीन, प्रोपाइन, ये सब एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। द ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज एल्केन। इसके बारे में हमने बात कर ली है।
एल्केन्स में क्या होगा हमारे पास, एल्केन्स आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद द जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, दे कंटेन ओनली कार्बन 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 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड इन देयर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सबको आइडिया है इसके बारे में। एल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड प्रेफिन्स, ये इसका दूसरा नाम है, ब्रैकेट में लिख लो एल्केन्स के साथ प्रेफिन्स, बिकॉज दे हैव लिटिल एफिनिटी टुवर्ड्स journal reagent. In other words, alkanes are less reactive substance. They undergo reaction under drastic conditions. तो अगर हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो जो एल्केन्स होते हैं वो कंपैरेटिवली लो रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर आता है हमारे पास, देखो, alkanes are called saturated because all the possible sides, that is 4, are bonded with other atoms, but in alkenes and alkynes there is a possibility of addition of atom और ग्रुप, सो दे आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जो स्टेबलाइज्ड हो रखा है, बिल्कुल सेटल है भाई, वो रिएक्ट नहीं करेगा, सैचुरेशन आ रखी है वहां पे, है ना। हम सॉल्युबिलिटी में यही कहते हैं, जितना घुलना था घुल गया, अब और फर्दर नहीं घुलेगा उसमें, तो सैचुरेशन अराइज हो गई। इसी तरीके से अगर कोई कार्बन कंपाउंड से उसके चारों बॉन्ड ऑलरेडी खुल के अलग अलग बने हुए हैं सबके साथ, अलग अलग एटम्स के साथ, तो वो सैचुरेशन में है। लेकिन अगर अनसैचुरेटेड होता तो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते, पॉसिबिलिटी थी कि एक वो बॉन्ड टूट के वहां कुछ और लग सकता था, तो वो अनसैचुरेशन को कहते हैं। ठीक है, तो अनसैचुरेशन में बेसिकली हमारे पास मल्टीपल बॉन्डेड एटम्स जो रहेंगे, एल्कीन और एल्काइन। ध्यान दो बच्चा, क्लियर है ये। तो एल्कीन्स हमारे पास क्या रहेगा, एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद द जनरल फार्मूला CnH2n, दे कंटेन एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन देयर मॉलिक्यूल। ये सबको क्लियर है कि पूरे कार्बन चेन के अंदर कहीं एक जगह भी अगर डबल बॉन्ड लग गया तो वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, तो वो एल्कीन्स की कैटेगरी में होगा, है ना। पूरे चाहे 10 50 100 कार्बन की लॉन्ग चेन है, लेकिन कोई एक डबल बॉन्ड कहीं लग गया तो सीधा सारा ही अनसैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एल्काइंस के अंदर रहेगा। और एल्कीन्स का जो नाम है, देखो, इथीन, प्रोपीन, ये आइडिया है, हम नॉमेनक्लेचर करेंगे उसके अंदर और ज्यादा नेमिंग हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड ऑल्फिन्स, ये लिख लेना एल्कीन के साथ। इसका दूसरा नाम क्या बचे, ऑल्फिन्स। ऑल्फिन्स क्या होते हैं, ऑयल फॉर्मिंग बिकॉज दे फॉर्म ऑयली लिक्विड ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन गैस। ठीक है, क्लोरीन गैस के साथ जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये क्या कहेंगे, ऑयली लिक्विड की फॉर्मेशन करा देते हैं, तो इनको हम ऑल्फिन्स भी कहते हैं। ये याद रखते चलेंगे। एल्केन्स का दूसरा नाम कौन सा था बच्चे, पैराफिन्स, पैराफिन्स। और एल्कीन्स का दूसरा नाम क्या है, ऑल्फिन्स। फिर एल्काइंस क्या है हमारे पास, एल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद द जनरल फार्मूला ऑफ CnH2n-2, दे कंटेन एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन देयर मॉलिक्यूल, दैट इज इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, जैसा भी चलेगा। क्लियर है? हाँ जी, नहीं, इसका कोई अलग नाम नहीं है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है बच्चा क्लोज चेन या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो, क्लोज चेन या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हमारे पास जो स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, organic compounds in which the terminal carbon atoms are joined together to form the cyclic structure। नाम से समझ में आ रहा है साइक्लिक कब हो रहा है, जब हमारा पूरा एक सर्कल बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है किसी भी तरीके से, मिनिमम 3 कार्बन एटम होने चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल है जो एक क्लोज स्ट्रक्चर बना सकता है, ट्रायंगल से कम तो सिर्फ लीनियर बनेगा। तो 3 कार्बन एटम्स भी अगर आपस में जुड़ेंगे तो साइक्लिक बन जाएगा। फिर 4 जुड़े, 5 जुड़ जाए, 100 जुड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर साइक्लिक है, 2 टर्मिनल कार्बन एटम आपस में जुड़ गए, मतलब साइक्लिक की कैटेगरी में आ गया। अब यहां पर हेट्रोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक हो सकता है, जैसे यहां पर सारे चारों के चारों कार्बन एटम्स हैं तो होमोसाइक्लिक है। लेकिन इस वाले केस में, पायरिडिन में, ये जो है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर सबको पता है, बॉन्ड लाइन का आइडिया है ना, जो ये हमारे पास एजेस हैं, यहाँ पे कार्बन लगे हुए हैं, तो यहां पर उन कार्बन के बीच में एक नाइट्रोजन आ गया, तो जहां कार्बन कार्बन की चेन चल रही थी वहां पे अब नाइट्रोजन आने की वजह से वो हेट्रोसाइक्लिक बन गया। क्लियर है? हेट्रोसाइक्लिक क्यों आ गया, क्योंकि बीच में नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस हो गया। तो होमो और हाइड्रो का लॉजिक भी समझ में आ गया। तो साइक्लिक कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक से हम शुरू करें। होमोसाइक्लिक में हमारे पास क्या रहेगा, cyclic organic compound in which the ring forming atoms are only carbon are called homocyclic, or more specifically carbocyclic compounds। कार्बोसाइक्लिक मतलब only carbon containing cyclic compounds। ठीक है, उसके अंदर कुछ और नहीं है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक क्या है। अब देखो, एलिसाइक्लिक क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स closed chain organic compounds whose properties are similar to open chain aliphatic compounds are called alicyclic compounds। मतलब अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी की बात करता हूं, ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन। ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन।
प्रोपेन है 3 कार्बन एटम्स बट साइक्लिक है तो साइक्लो हो गया। अगर ये सिंपल प्रोपेन होता तो भी ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज पोजेस करता जैसा साइक्लोप्रोपेन पोजेस करता। तो एलिफैटिक में हमारे पास, एलिफैटिक नहीं एलिसाइक्लिक में हमारे पास जो नॉर्मल अपनी जो चेन होनी चाहिए थी, जो एलिफैटिक कंपाउंड्स वाली होनी चाहिए थी, उसी तरीके की प्रॉपर्टीज पोजेस करेगी हमारी एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, अगर ये एक ही तरह की प्रॉपर्टीज पोजेस करेंगे तो हम ये इनको एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में रखेंगे। क्लियर है बच्चा ये? ठीक है ना। अब जैसे साइक्लोपेंटीन है तो अदरवाइज भी जो मेथ एथ प्रोब्यूट पेंट, नॉर्मल पेंटीन जिस तरीके की प्रॉपर्टीज पोजेस करता है वैसा ही साइक्लोपेंटीन ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी पोजेस करेगा। डन है। फिर आता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। भाई एरोमेटिक कंपाउंड्स अपने आप में एक अलग तरह का सब कुछ खोल देता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इसके अंदर फीचर्स आएंगे, प्रॉपर्टीज आएंगे, उन सबको अभी हम डिस्कस करते हैं। देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या रहते हैं? बेंजीन एंड दो साइक्लिक कंपाउंड दैट केमिकली बिहेव एज बेंजीन आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ये एग्जैक्ट नहीं है, मैं अभी बताऊंगा आगे एग्जैक्ट क्यों बोल रहा हूं कि एग्जैक्ट नहीं है। अभी बहुत सरल भाषा में क्या बोला गया, बेंजीन या कोई और कंपाउंड जो बेंजीन की तरह बिहेव करेंगे उनको हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन पता है सबको, C6H6, C6H6 जिसके अंदर ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं। ऐसे ही होता है ना बेंजीन का स्ट्रक्चर। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के हम बीच में गोल बना देते हैं जो रेजोनेंस हाइब्रिड होती है ना, सबको वो आइडिया है थोड़ा सा। तो जब हम बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसा बनेगा, अपने पास इसके अंदर जब हम ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये बेंजीन है तो इसमें ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं। एक तो ये बन सकता था। अब अगर कोई बच्चा कहे कि नहीं मैं यहां नहीं, मैं तो दूसरी जगह पे डबल बॉन्ड लगाना चाहता हूं, तो भी गलत नहीं है। ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनता है वो क्या बनता है, हम बीच में गोल बना देते हैं। ठीक है ना। तो ये जो बनता है ये इस तरीके से, ये दोनों तीनों के तीनों स्ट्रक्चर बेंजीन को ही रिप्रेजेंट करते हैं, गोल बना के हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते होते हैं। डन है। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जो बेंजीन के जैसी प्रॉपर्टीज पोजेस करेगा या बेंजीन ही होगा वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब मैंने क्यों बोला ये डेफिनेशन बहुत बेसिक है, अपने आप में पूरी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे नहीं पता चलेगा। हम ये बात कर रहे हैं ना कि सिंपल कैसे पता चलेगा कि भाई हमारे पास ये एरोमेटिक है या नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अपने पास बच्चे अब जो रूल्स आते हैं जिससे हम एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पता कर सकते हैं, उन रूल्स को डिस्कस करते हैं। अपने पास बेसिकली जो रूल्स हैं फॉर डिटरमाइनिंग द एरोमेटिसिटी, इसके अंदर 4 कंडीशंस आती हैं। इट्स नॉट और इट्स ऑल और नथिंग। इस ऑल और नथिंग का मतलब क्या है, या तो चारों के चारों होंगे, अगर चारों में से कोई एक भी रूल सेटिस्फाई नहीं हुआ, एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं आएगा। इफ ऑल दीज कंडीशंस आर वायलेटेड, इफ एनी ऑफ दीज कंडीशन आर वायलेटेड, नो एरोमेटिसिटी इज पॉसिबल। चलो डन। अब देखो सबसे पहली कंडीशन क्या है बच्चे, अपने पास जो फर्स्ट कंडीशन है, इट मस्ट बी साइक्लिक। सबसे पहला तो यही है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड ही साइक्लिक कंपाउंड की कैटेगरी में थे। तो अगर साइक्लिक नहीं है, कहीं भी लीनियर है, ओपन चेन्ड है, इसका मतलब एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा ही नहीं, वही डिस्कार्ड कर दो। नेक्स्ट, एवरी एटम इन द रिंग मस्ट बी कॉन्जुगेटेड। अब कॉन्जुगेटेड का एग्जैक्टली मीनिंग यहां पे क्या है, इसको बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो होगा क्या, ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑल्टरनेटिंग पोजीशन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब ऑल्टरनेटिंग पोजीशन पे डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, एक छोड़ के एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल, एक डबल, या मैं ये कहूं जो भी कार्बन एटम वहां पे बॉन्ड बना रहे होंगे सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। क्लियर है, सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए, क्योंकि अगर सिंगल बॉन्ड है तो sp3 है। अब तुम्हें ये बेंजीन वाला स्ट्रक्चर याद है, इसके अंदर अगर हमारे पास मैं इनकी बात करूं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, इसमें ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, इन दो कार्बन एटम्स के बीच में तुम्हें क्या दिख रहा है कि डबल बॉन्ड है। पर ध्यान से देखो तीसरे वाले के लिए भी तो डबल बॉन्ड है। कोई भी ऐसा कार्बन एटम नहीं होगा जिसके बीच में किसी और कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड ना हो। और हमें पता है अगर जो हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की बात करते हैं, तो अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है तो दोनों कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, डबल बॉन्ड आता है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो यहां पर क्या होना चाहिए, अगर हमें कॉन्जुगेशन देखनी है तो मेन स्टोरी क्या आएगी, सिंपल सी तरीके से कि एवरी कार्बन एटम मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, या ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए।
अगर नहीं है तो वहीं पे छोड़ दो कि वो एरोमेटिक कंपाउंड कभी नहीं हो सकता। क्लियर? थर्ड कंडीशन, द मॉलिक्यूल मस्ट हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसको हक्कल्स रूल कहते हैं। ये क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसके अकॉर्डिंगली क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स पता है जो डबल बॉन्ड बनाते हैं, जैसे अपने पास फिर से वही बेंजीन के एग्जांपल पे चलते हैं, यहां पे जो ये डबल बॉन्ड बन रहे हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स के अंदर 4n+2, हकल्स रूल क्या कहता है कि अगर 4n+2 के अंदर, सिंपल बता रहा हूं मैं, अगर n के अंदर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू डाल दो, क्या करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू डाल दो, और वैल्यू डालकर सॉल्व करके देखो क्या होल नंबर आंसर आ रहा है, या फिर बेटर वे क्या रहता है, 4n+2 को नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ इक्वेट करो, ज्यादा बेटर वे है। क्या करना है, 4n+2 को नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ इक्वेट कर दो। जैसे यहां पे कितने हैं, 3 बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड कितने हैं, 3, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, कितने हो जाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6, हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 2 + 2, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 4n+2 को जब मैं 6 के साथ इक्वेट करता हूं तो यहां से n की वैल्यू निकालो, 4n = 4, n की वैल्यू निकल गई। ये हमेशा होल नंबर निकलना चाहिए। अगर ये होल नंबर ना निकले, ये किसी फ्रैक्शन में आ जाए, मतलब ये हकल्स रूल को ओबे नहीं करेगा और ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। बात समझ में आई है? क्लियर है? अगर मैं दूसरे वाले कंपाउंड की बात करूं, यहां गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 मतलब कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन्स, 10 हो गए। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे हमारे पास हो गए 10। हमने इक्वेट किया तो 4n = 8, n की वैल्यू आ गई 2। इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या आ गया, एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आ गया है, क्योंकि इसने 3 रूल्स, अभी 3 रूल्स की बात करते हैं, कौन कौन सा। पहला रूल कौन सा था बच्चा, साइक्लिक होना चाहिए, दिख रहा है साइक्लिक है। दूसरा रूल कौन सा था, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होने चाहिए, एक डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड छोड़ा फिर डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड छोड़ा फिर डबल बॉन्ड, यही है। यहां शुरू करो, यहां डबल बॉन्ड नहीं है तो यहां डबल बॉन्ड, फिर छोड़ा डबल बॉन्ड, आया कि नहीं, है ना, ये बात समझ में आई है। तो यहां पे इनके अंदर, अब देखो एक और चीज बताता हूं ये जो है, ये बीच वाले को कंसीडर नहीं करना डबल बॉन्ड के अंदर, ये मत गिनना कि हाँ ये सिंगल सिंगल कंटिन्यू हो गया, ठीक है। हाँ वो इस साइड में डबल बॉन्ड है ही, इसके ऑल्टरनेट इधर है ही, तो सिर्फ हमें क्या करना है, इस बाउंड्री वालों के अकॉर्डिंगली चलना। मैं बस ये बोल रहा हूं कि इनको मत गिन लेना कि डबल और डबल इकट्ठे नहीं है, ये समझ में आया। तो ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड को सेटिस्फाई कर रहे, हकल्स रूल को ओबे करा रहे। अब इसके बाद एक चौथी कंडीशन हमारे पास क्या आती है बच्चा, फोर्थ आती है, मॉलिक्यूल मस्ट बी फ्लैट। फ्लैट का मतलब क्या होता है, वो 3 डायमेंशनल नहीं हो सकता। अगर हमारे पास C6H6 की मैं कार्बन एटम की बात करूं, तो इसको इमेजिनेशन में लाना मेरे साथ, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 6 के 6 हेक्सागन बना रहे, बिल्कुल सीधा सीधा, बिल्कुल प्लेन में 6 कार्बन ऐसे जुड़ गए आपस में। अब हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, यही आएगा ना C6H6। तो हर हाइड्रोजन उसी प्लेन के अंदर आएगा, हर कार्बन के साथ बिल्कुल फ्लैट, जैसे एक पेज के ऊपर रखा हुआ, उसमें से 3 डायमेंशनल में कोई नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक कार्बन का हाइड्रोजन ऊपर है एक का नीचे है, ऊपर नीचे वाला कोई कंसेप्ट नहीं, सीधा सीधा कार्बन के साथ बिल्कुल एक प्लेन में होना चाहिए सब कुछ, उसको हम कहते हैं प्लेन, फ्लैट होना चाहिए वो, ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि अगर कोई पहली 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ये लास्ट वाली प्लेन वाली भी कर ही जाता है। तो तुम अगर हम बोर्ड लेवल पे बात करें तो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को जज करने के लिए हमारे पास ये 3 कंडीशंस इनफ हो जाती हैं, क्लियर है। तो एरोमेटिक कौन से होंगे, जो साइक्लिक होगा, कॉन्जुगेटेड वो पाई इलेक्ट्रॉन्स का होगा, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, मॉलिक्यूल्स के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जिसको या मैं 4n+2 का नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ इक्वेट करूं, n होल नंबर निकलना चाहिए। फोर्थ हमारे पास क्या है कि मॉलिक्यूल मस्ट बी फ्लैट, क्लियर है ये। तो जो जो इन कंडीशंस को फॉलो करेगा उसको हम क्या कहेंगे कि वो एरोमेटिक कंपाउंड आ गया, डन। अब इसी को यहां पर हम एक बार एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। देखो जरा, रिक्वायरमेंट्स ऑफ एरोमेटिसिटी में पहला क्या है, इट मस्ट बी साइक्लिक, जैसे साइक्लिक है, और ये असाइक्लिक है, क्यों, क्योंकि ओपन था, क्लियर है। यहां देखो, देयर मस्ट बी कॉन्जुगेशन ऑल द वे अराउंड द रिंग, मतलब क्या हुआ, ऑल द वे अराउंड द रिंग, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड और हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। इस वाले में बिल्कुल परफेक्ट है,
है ना, इस वाले के अंदर ये बिल्कुल परफेक्ट हमें दिख रहा है। लेकिन जो ये साथ वाला कार्बन एटम है, यहां कार्बन डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कोई बात नहीं, लेकिन अगला वाला तो डबल होना ही चाहिए था, ये तो अगला भी सिंगल आ गया, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिसिंग हो गया। ये वाला कार्बन यानी कि सिंगल बॉन्डेड है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, गड़बड़ हो गई है ये यहां पे। अब हमारा इसने उस सेकंड वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये हमारा एरोमेटिक नहीं हो सकता, यहीं छोड़ दो, हक्कल्स रूल लगाने की जरूरत नहीं। थर्ड, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी। अब ये रूल देखना, मैंने अभी तुम्हें क्या बताया था कि n की वैल्यू होल नंबर निकल जानी चाहिए। अब अगर मैं 4n+2 जिसको मैं हक्कल्स रूल बोल रहा हूं, उसका एग्जैक्ट लॉजिक क्या है? एक्चुअल में 4n+2 कुछ और नहीं है बच्चा, 4n+2 सिर्फ हमने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की सीरीज को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। कैसे? अब तुम अगर खुद नोटिस करो, मेरे पास जब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 4n+2 में अगर n की वैल्यू 1 डाल दो, अगर मैं n की वैल्यू 1 डालता हूं, देखो मैंने क्या कहा, यहां पर मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो कि n की वैल्यू 1 आए, है ना। मान लो मैं यहां पे x लिख देता हूं फिलहाल, तो ये कितना निकलेगा, अगर n की वैल्यू में 1 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो x की वैल्यू आ रही है 6 आ रही है, तो हमारे पास नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आने चाहिए, 6। और अगर n की वैल्यू 0 डाल दूं, पहले n की वैल्यू 0 से शुरू करते हैं, छोड़ो, 6 डालेंगे तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, 2, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 2। n की वैल्यू 1 डालेंगे तो 6, n की वैल्यू 2 डालेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 10 आएगी, n की वैल्यू 3 डाल दूंगा तो 14। तो ये एक सीरीज बन रही है, 2, 6, 10, 14, 18, 22 ऐसे चलता जाना चाहिए कि नहीं, हर किसी में 4-4 का गैप आ रहा है। तो इसी सीरीज को अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूं तो लास्ट टर्म हमारे पास 4n+2 आएगी, ठीक है, nth टर्म जो आएगी। क्लियर है? तो हक्कल्स रूल कुछ और नहीं है, इसी सीरीज का इन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो जिस जिस एटम के पास नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 2, 6, 10, 14, 18, 22 इन नंबरों में से कोई होंगे तो वो सीधा सीधा हक्कल्स रूल को ओबे करेगा ही करेगा, क्योंकि उस केस में n की वैल्यू हमेशा होल नंबर आ रही होगी, ठीक है। तो यहां पर यही लिखा है, द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी 2, 6, 10, 14 और 18 और सीधा सीधा 4n+2 विच इज कॉल्ड हक्कल्स रूल। सॉर्टेड है? तो जिसके पास सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहां देखो, अब ये दिखने में बेंजीन जैसा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऑल्टरनेट, पहली बात तो देखो क्लोज रिंग है, साइक्लिक हो गया, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, सेकंड रूल ओबे हो गया, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, हक्कल्स रूल को ओबे करेगा, है ना, मतलब क्या हो गया, अब ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। और अगर 3 रूल्स को ओबे करेगा तो चौथा भी हम मान के चलते हैं कि करेगा ही, कि ये फ्लैट होगा। उसके अंदर एक एक्सेप्शन है, उसके बारे में अभी 2 मिनट में बात करते हैं। यहां पे देखो, ये अब हमारे पास क्या है, साइक्लिक है, बिल्कुल है, परफेक्ट है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, परफेक्ट है, लेकिन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4। क्या हमारे नंबर्स के बीच में 4 था? कहीं नहीं था। अगर मैं याद ना करूं उन नंबर्स को और मैं सीधा निकाल के देखना चाहूं तो 4n+2 रूल के अकॉर्डिंगली 4 के साथ इक्वेट करूंगा तो 4n की वैल्यू, n की वैल्यू क्या आ रही है, क्या होल नंबर आ रही है, गड़बड़ है, मतलब एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि हक्कल्स रूल को भी नहीं कर रहा। किसी को इसमें परेशानी? सॉर्टेड है बच्चे? नहीं, ये नहीं, पाई कौन से होंगे बच्चा, डबल बॉन्डेड। पाई इलेक्ट्रॉन्स पता है ना सबको कौन से होंगे, जो डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड के अंदर जो होते हैं, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड वाला जो एक्स्ट्रा बॉन्ड आ गया वो पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं। क्लियर है? 2 इलेक्ट्रॉन वगैरह वाला। अब यहां पर एक अलग कहानी लेके चल रहा हूं मैं। अब क्या बता रहा हूं, हमें क्या पता चल गया, एरोमेटिक का पता चल गया और नॉन एरोमेटिक का पता चल गया। एरोमेटिक कौन, जो ये चारों रूल्स ओबे करेगा, नॉन एरोमेटिक कौन, जो चारों में से कोई एक भी रूल को अगर ओबे ना करे तो वो नॉन एरोमेटिक। अब एक टर्म आती है बच्चा, एंटी एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। ये जो है एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये क्या है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स बेसिकली इन जैसा एरोमेटिक है उसी तरीके से सारे रूल्स को ओबे करेगा। क्या होगा? साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड होंगे वो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा, 4n+2 जो सीधा सीधा हक्कल्स रूल के बराबर होगा, वो हमारे पास सीधा सा क्या रहेगा बच्चा, एरोमेटिक। और अगर 4n के बराबर हो जाए, अगर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n के बराबर हो, मतलब बाकी सब कुछ ठीक है, साइक्लिक ठीक है,
कॉन्जुगेशन ठीक है, लेकिन जो हक्कल्स रूल वाला पार्ट था वहां 4n+2 की जगह 4n के बराबर हो जाए अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो वो जो आएगा वो एंटी एरोमेटिक आयंस या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आएगा। जैसे इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स थे तो ये क्या हो गया, साइक्लिक था, कॉन्जुगेटेड था, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक हो गया। क्लियर है? देखो बच्चे, हमारे पास जो हक्कल्स रूल था ना, हक्कल्स रूल के अकॉर्डिंग ये 4n+2 होने चाहिए। अब मैंने ऊपर वाले में जैसे एग्जांपल में बोला क्या है भाई, इसके अंदर ध्यान से देखो, ऑल्टरनेट साइक्लिक है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे अपने पास क्या है, इसके अंदर ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड भी है, बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 8 के हिसाब से अगर मैं मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से 4n+2 के साथ इक्वेट करता हूं तो n होल नंबर नहीं है। लेकिन अगर मैं 4n के साथ इक्वेट करता हूं तो n की वैल्यू 2 आ रही है। तो ये एक अलग रूल आ जाता है कि बाकी सारे रूल्स को ओबे करेगा, पर जैसे ही वो हक्कल्स रूल वाला पार्ट आ जाता है तो 4n2 की जगह वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले कंसेप्ट को लगाएगा। और 4n वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट है वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए हो जाता है अपने पास। क्लियर बात है ये? किसी को इसमें परेशानी? जैसे कि यहां पे देखोगे एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन है, पायरिडीन है, नेप्थलीन है, इन सब के अंदर 6 या 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये एरोमेटिक है। इनके अंदर 4 या 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये एंटी एरोमेटिक है। क्लियर है? फिर हमारे पास वापस से एक बार तीनों को डिस्कस करते हैं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक हमारे पास कौन होते हैं अपने को ऑलरेडी पता चल गया है, जो सारे रूल्स को ओबे कर रहे हैं, चारों के चारों कंडीशंस को। साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड। मतलब क्या है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, ये तो तीनों ही है मान लो। तो जो 4n+2 वाले रूल को ओबे करेगा वो क्या कहलाएगा बच्चा, एरोमेटिक, है ना। जो सिर्फ 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले रूल को ओबे कराएगा वो कौन होएगा, एंटी एरोमेटिक। और जो इन तीनों में से किसी भी रूल को ओबे ना करे, साइक्लिक, प्लेनर या कॉन्जुगेटेड में ही फेल हो जाए, अगर कोई इन तीनों में ही फेल हो जाए तो वो क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक। क्लियर है? ये रूल समझ में आ गया? एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, डन है, समझ में आ गया। अब इसका एक सीधा सा एग्जांपल हमारे पास क्या आता है बच्चा, एन्युलीन्स। एन्युलीन्स हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली वो कंपाउंड जो एंटी एरोमेटिक है। ये हक्कल्स रूल ओबे भी करेंगे, ये एक अलग कहानी है इनकी, अब समझना ये क्या कर रहे हैं। ये इनके लिए एक मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूं तुम्हें, सिंपल सा, पहले ना इसी को देखते हैं। ये हमारे पास एन्युलीन है, एरोमेटिक है। एक काम करो, किसी इसके लिए, इस वाले के लिए जो हक्कल्स रूल ओबे करके देखते हैं। देखो पहला समझते हैं, साइक्लिक है, परफेक्ट साइक्लिक है। इसके अंदर कॉन्जुगेटेड पेयर है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल है, यहां डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, सिंगल है, फिर डबल है, सिंगल है, फिर डबल है, सिंगल है, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4n+2 इज इक्वल टू 10। n की वैल्यू कितनी निकल गई, 2। परफेक्ट साइक्लिक, साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड, हक्कल्स रूल ओबे कर रहे, एरोमेटिक होना चाहिए, और फ्लैट भी है। यहां गड़बड़ हो जाती है, ये फ्लैट नहीं है, ये एक्सेप्शन आता है यहां पे। अगर ऑब्जेक्टिव बेस्ड, मैं बताता हूं अभी, अगर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उसके अंदर ये खुले में तुम्हारे लिए एक मतलब जाल बुन दिया उन्होंने कि बच्चा आए, मार्क करे, फटाक से -1 करवा के जाए, क्योंकि ऑप्शन में होगा ही होगा ये, और हर बच्चा इसके ऊपर हक्कल्स रूल लगा के इसको एरोमेटिक कंसीडर करेगा, लेकिन ये नॉन एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, अब ये एंटी एरोमेटिक नहीं, सॉरी, नॉन एरोमेटिक होगा। अब वो ऐसा क्यों होता है, तो ये एक स्पेशल कैटेगरी है जिनको हम क्या कहते हैं बच्चा, एन्युलीन्स। देखो जरा, एन्युलीन्स हमारे पास होते हैं आर कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। पहली बात ये क्या होते हैं, मोनोसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, ये एक ही साइकिल होना चाहिए, ये दो का जुड़ा हुआ कुछ नहीं होगा। जैसे ये दिख रहा है, ये सारे के सारे ये सिंगल साइकिल है, ऐसा नहीं है कि एक डब्बा पूरा हो गया फिर एक डब्बा, ऐसा अलग अलग डब्बे नहीं जुड़े, अलग अलग साइकिल्स नहीं जुड़े, इंडिविजुअल एक पूरा मोनोसाइक्लिक होना चाहिए, पहला रूल एन्युलीन्स के लिए। फिर कंटेनिंग एन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, सब में
किसी के अंदर भी देखो कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर ऑड नंबर होंगे। ठीक है, ये हमारे पास सारे के सारे क्या हैं, जितने भी एग्जांपल्स हैं सब के अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। नेक्स्ट, दे हैव जनरल फॉर्मूला ऑफ CnHn। CnHn जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन, सीधा सा। वेयर n इज इवन नंबर और CnHn प्लस 1 वेयर n इज ऑड नंबर। डन है। ऑल्टरनेटिवली दे आर रिप्रेजेंटेड बाय CH डबल बॉन्ड CH पैरों में n। डन है, क्लियर है। As per convention, annulenes with 7 or more number of carbon atoms are named as N-annuline। 7 तक का तो ठीक है, N-annulenes मतलब बड़े नंबर्स के लिए हो गया, ज्यादा कार्बन एटम्स आ जाएंगे, सिंपल। They are named by indicating the number of carbon atoms in the ring in the square bracket before the root word annuline। जैसे बेंजीन के लिए हम क्या लिखेंगे, 6 annuline। बेंजीन क्या है, 6 annuline। साइक्लो ऑक्टाटेरिन ये क्या है हमारे पास, ये जो अपने पास है ये 8 एन्यूलिन कहलाएगा। साइक्लो का मतलब समझ में आ रहा है, ऑक्टा का मतलब 8 आ गया यहां पे, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या आ गया, 8 एन्यूलिन। 8 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एन्यूलिन्स कुड बी एरोमेटिक, दे कैन बी एंटी एरोमेटिक और दे कैन बी नॉन एरोमेटिक्स। ठीक है, एन्यूलिन क्योंकि बेंजीन है, हमें पता है बेंजीन एरोमेटिक है। और 4 एन्यूलिन, अभी अभी हमने एग्जांपल डिस्कस किया था, 4 एन्यूलिन जो हमारे पास आता है, 4 एन्यूलिन क्या है, विच इज साइक्लोब्यूटाडाइन। दिस इज एंटी एरोमेटिक, दिस इज एंटी एरोमेटिक। ये प्लेनर है, ये कॉन्जुगेटेड है, लेकिन ये 4n वाले रूल को ओबे करेगा, 4n प्लस 2 को नहीं, तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया। 6 एन्यूलिन बेंजीन इज एरोमेटिक। डन है। और एन्यूलिन जो हमारे पास है बेसिकली 8 एन्यूलिन साइक्लो ऑक्टाटेरिन इज नॉन एरोमेटिक। 8 वाला तो कुछ भी फॉलो ही नहीं कर रही है, देखो ये तो हकल्स रूल को ओबे भी नहीं कर रहा है ना। ये हमारे पास क्या आएगा, ये नॉन एरोमेटिक आ जाएगा। क्लियर है, ये एन्यूलिन्स की कैटेगरी का लॉजिक समझ में आ रहा है तुम्हें। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं तो हमने 3 कैटेगरीज में साइक्लिक के अंदर आते आते एरोमेटिक वाले में डिस्कस किया है। क्या क्या है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। सिंपल भाषा में बात करें, अगर सिंपल सीधा सीधा रखते हैं तो एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से थे, जो 4 रूल्स को ओबे करा रहे थे। कौन कौन सा हमारे पास था, कौन कौन सा था, पहला रूल कौन सा था, साइक्लिक। दूसरा कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तीसरा कौन सा होना चाहिए हमारे पास, हकल्स रूल होना चाहिए, 4n प्लस 2 वाला। और चौथा कौन सा होना चाहिए, प्लेनर। अब जो मैंने यहां बात करी 10 एन्यूलिन की, मैं इसमें क्या बात कर रहा हूं, अब ये एक्सेप्शन आ गया था, ये तो बिल्कुल ही अतरंगी चीज आ गई थी कि हकल्स रूल भी ओबे हो रहा है, प्लेनर भी दिख रहा है, दिखने में तो दिख ही रहा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन यहां एक चीज क्या आती है बच्चा, यहां पर जब हम हाइड्रोजन बॉन्ड लगाते हैं, देखो हर कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, तो यहां पर एक कार्बन का हाइड्रोजन, यहां कार्बन का हाइड्रोजन, यहां कार्बन का हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन और इसका यहां हाइड्रोजन। ठीक है, हर कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा वो सारे ऐसे ऐसे करके हाइड्रोजन कहीं ना कहीं लगे होंगे, इधर इधर ऐसे लगा लो, कहीं भी लगाओ। ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन लगे होंगे, लेटेस्ट से ऐसे हाइड्रोजन है। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम सिर्फ आती है हमारे पास इन वाले हाइड्रोजन के बीच में। ये जो हमारे पास बीच में 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं ना, रुको, ये वाले जो हाइड्रोजन आए इनके बीच में, क्यों, ये जो हाइड्रोजन है इनके बीच में क्या आ गई, रिपल्सिव फोर्स आ गई है। तो बाकी सब तो प्लेनर है, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है जो बिल्कुल प्लेन में फ्लैट है, लेकिन जो ये बीच वाले हाइड्रोजन है इनमें ये बहुत क्लोज आ गए, रिपल्शन आ गई है, तो ये ऐसे आ गए। अब ये प्लेन के बाहर चले गए। इमेजिन कर पा रहे हो ना, जो एक फ्लैट सरफेस था, सारे कार्बन और हाइड्रोजन ऐसे थे, किसी हल्के से एंगल पे भी जाएंगे, थोड़े से भी एंगल पे, जैसे ये प्लेन से हल्के से भी बाहर आए उसी टाइम पे नॉन प्लेनर हो जाते हैं। तो ये एक्सेप्शन था, समझ में आई है। वो बाहर की साइड को नहीं हो सकता, बाहर के साइड होंगे तो भी रिपल्सिव फोर्स आएगी, बाकियों से रिपल्सिव आएगी और ये मुड़ जाएंगे, या तो मतलब सारे अंदर होंगे या सारे अंदर होंगे या सारे बाहर होंगे, ऐसे लगा के चलो। पर मेन कहानी है कि इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स आएगी, या ऊपर और नीचे आ जाएंगे, प्लेन को खराब कर देंगे, ऊपर और नीचे आते ही नॉन प्लेनर बन जाएंगे, और उसकी वजह से लास्ट वाला जो रूल था उसको ओबे नहीं करेंगे। क्लियर बात है, सारे नहीं, एन्यूलिन की कैटेगरी में बेटा बेंजीन है, जो कि हम सरल भाषा में बताने के लिए कहते ही वो है कि जो बेंजीन है वो एरोमेटिक है ना। तो एन्यूलिन सारे ऐसा नहीं करेंगे, कुछ करेंगे, जिसके अंदर एन्यूलिन 10 हमारा मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। समझ में आ गई बात, हाँ जी।
हम जब 3 कैटेगरीज की बात कर रहे हैं बच्चे, पहला तो हमारे पास सिंपल सा इस रूल के हिसाब से इसको फॉलो करो, एक बार आइडिया लगेगा तुम्हें। हम क्या बात कर रहे हैं, या तो वो एरोमेटिक के अंदर एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक कैटेगरी में होगा, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। अब ये कैसे है, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक वो हैं जो ऊपर वाले तीनों को तो ओबे करते ही करते हैं, ऊपर वाले जो तीनों को ओबे कर ही रहे हैं वो एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक की कैटेगरी में फॉल करेंगे ही करेंगे। और जो सुनो तो एक मिनट, और जो तीनों में से कोई भी नहीं ओबे करेगा वो सीधा सीधा नॉन एरोमेटिक। पहला तो यही रूल है। अब कहानी कहां आती है, जो सिंपल तरीके से हम देखते हैं, अगर हमारे पास सिंपल एग्जांपल देखना है तो जो एंटी एरोमेटिक है ना, एंटी एरोमेटिक्स, इनको हम नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में कैसे डाल देते हैं, अगर ये हकल्स रूल को ओबे ना कर रहे। होना ये चाहिए कि जो तीनों कंडीशंस को फॉलो करें और सिर्फ हकल्स रूल की जगह 4n+2 की जगह 4n वाले रूल को ओबे करेगा, उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे, एंटी एरोमेटिक में। जो 4n+2 को भी फॉलो कर लेगा उसको एरोमेटिक में। सिंपल ये रखो।